हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी हिंदी प्रश्नोत्तरी की चौथी क्लास है। अभी तक हमने हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है, इसमें आपको हिंदी की सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। मैंने अभी तक जितनी हिंदी की क्लास ली है वो आपको एक साथ मिल जाएंगी। हिंदी की प्लेलिस्ट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसके शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए अनिवार्य है। तो जो भाषा है वो शून्य में विकसित नहीं होती, अचानक किसी खाली जगह में विकसित कैसे हो जाएगी भाषा? इसके शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए क्या अनिवार्य होगा? विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये सारे भाषा को विकसित करने के लिए उपयोगी होंगे सारे ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। जब एक बच्चा भाषा विकास करेगा तो उसका सामाजिक अंतःक्रिया होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो अपने आस पड़ोस, अपने विद्यालय या अपने समाज, जो भी उसका समाज है, उसके साथ घुले मिलेगा, तभी उसकी भाषा का विकास होगा। विद्यालय पढ़ाई लिखाई एक सहायक है, भाषा प्रयोगशाला भी सहायक होती है, पारिवारिक संवाद भी। लेकिन केवल पारिवारिक संवाद करे तो क्या उसका भाषा विकास अच्छी तरह हो जाएगा? नहीं। जब तक वह सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करेगा, समाज के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक उसका भाषा विकास अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है भाषा विकास के लिए, सर्वोच्च जो कारण है भाषा विकास के लिए, वो सामाजिक अंतःक्रिया है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से वर्तनी जन्य अशुद्ध शब्द बताइए। इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धता किसमें है, कौन से शब्द में है? प्रविष्ट, कनिष्ठ, अनधिकार, पुरस्कार। तो आपको कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध लग रहा है? वो ए, बी, सी या डी? प्रविष्ट, कनिष्ठ, अनधिकार, पुरस्कार। तो प्रविष्ट जो शब्द है वो राइट है। अनधिकार ये भी शुद्ध लिखा हुआ है, पुरस्कार ये भी शुद्ध लिखा हुआ है। जो कनिष्ठ है वो ऐसे लिखा जाता है, कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, कनिष्ठ उंगली कनिष्ठ का कनिष्ठ, कनिष्ठ माने होता है छोटा। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। अब कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कुसुम। इसका विच्छेद करेंगे, कुसुम प्लस ईशु, इस तरह ईशु। तो कुसुम, कुसुम किसका पर्यायवाची? फूल का। तो फूल के कौन ईशु है? ईश भगवान है। तो कबूतर है? नहीं। काला? नहीं। कामदेव? हाँ, ये जो कुसुम के भगवान है, सुमन के, ये फूल के पर्यायवाची होते हैं। तो जो फूल के भगवान है कामदेव को कहते हैं। आकाश का भी ये पर्यायवाची नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, कामदेव। कुसुम के जो कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है वो है कामदेव। कबूतर का कल मैंने एक अलग बताया था आपको, किस किस को याद है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कबूतर का पर्यायवाची कल के पेपर में सॉल्व कराया था आपको, उसमें पर्यायवाची शब्द पूछा था, वो लिखकर बताएं कौन सा बताया था। एक दो मैं बताई दे रही हूँ, रक्त लोचन, कपोत। जो कल की क्लास में बताया था वो आप खुद बताएंगे। कामदेव के और लिख लीजिए जो परीक्षा में आ सकते हैं आपके, मदन, मनोज, अनंग, पंचसर, रतिपति, रति के पति थे ये कामदेव, मनसिज, मनसिज। तो ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। आकाश के आपको पता होंगे, नभ, अंबर, गगन, ये तो साधारण सभी को पता है। नभ भी कहते हैं, व्योम, शून्य, ये कुछ लिख लीजिए पर्यायवाची इंपोर्टेंट। पुष्कर, ये किसके हैं? आकाश के। पुष्कर, अभ्र, व्योम, व्योम तो हो गया आपका, ध्यो, ध्यो भी कहते हैं आकाश को, ये नोट करते रहिए आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े,
गिरवर गहन, जसु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, चौपाई है, सोटा है या आपका वर्वय है? तो छंद जानने के लिए हमें मात्राएं कैसे गिनते हैं ये आना बहुत जरूरी है। तो मूक होए वाचाल, तो मात्राएं कैसे निकालेंगे इसकी? मूक तो बड़ी ऊ की मात्रा है तो ये गुरु मात्रा लगेगी इस पर 2। ये चिन्ह जो होता है उसका अर्थ होता है 2 मात्राएं, और एक ये आपकी 2 लगेंगी, यहाँ भी एक, ये बड़े आ की मात्रा है, दीर्घ आ है तो दीर्घ मात्रा लगेगी। लघु और अंग वाली बिंदी में भी दीर्घ मात्रा लगती है। ये एक एक गिरवर गहन। अब चरण आपको इसमें 4 दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ तक एक चरण है ये पूरा, फिर दूसरा चरण यहाँ पंगु से लेकर ये दूसरा चरण जस कृपा सो दयाल तक तीसरा चरण है। चरण भी देख लें, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये आपका चौथा चरण हुआ। फिर देखेंगे पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, 2 और 1 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, लिख लेंगे पहले चरण में कितनी मात्राएं 11। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं हैं। अब तीसरे चरण में गिन लेंगे तो पहले और इसमें भी 11 ही मात्राएं होंगी। ज सु 1 मात्रा, 2 मात्रा, सो में 2 मात्राएं, 1 2 1 गिन लेंगे। इसमें कितनी मात्राएं हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताए थे, पहले और तीसरे चरण में किसमें 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो ये किसमें होती है सोठा में, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। और दोहा में कितनी मात्राएं होंगी, दोहा का उल्टा सोठा होता है तो इसी को उल्टा कर दीजिए। तो दोहा में जो मात्राएं होंगी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, ये दोहा में होंगी। चौपाई में मैंने आपको कल बताई थी 16 मात्राएं होंगी। ये सममात्रिक छंद है और ये अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवे भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी 7 मात्राएं। ये याद रखेंगे, बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा सोठा होता है, तो सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में है 13 मात्राएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढपोर संघ का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना, बेवकूफ। तो ढपोर संघ होना एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होगा? ढपोर संघ का अर्थ होगा बेवकूफ होना। डी, ऑप्शन डी आपका सही है और ये सारे गलत हैं। चिरंतन का विलोम शब्द है, चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन का पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो विलोम पता होगा। तो इसका अर्थ होगा पुरातन या पुराना जो चला आ रहा हो, पुराना जो चला आ रहा हो, जो नश्वर ना हो या चला आ रहा हो, जो खत्म ना होता हो। तो अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक, तो इससे कौन सा बन जाएगा? चिरंतन मीन्स हो जाएगा जो नष्ट ना हो, जो अभी तक चला आ रहा हो, और नश्वर मीन्स होगा जो नष्ट हो जाए। तो आपका विलोम कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, नश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख इस मानव आत्मा का रे, नित का मधुमय भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। दुख इस मानव आत्मा का रे, नित का मधुमय भोजन, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न पूरा नहीं लिखा है, इसमें अलंकार पूछा है। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है, इसमें अलंकार है तो विभावना है या निर्देशना है, विरोधाभास है या समासोक्ति है। तो दुख इस मानव का, आत्मा, मानव जो आत्मा का दुख है,
वो नित्य मधुमेह भोजन। तो आत्मा, इस मानव आत्मा का जो दुख है वो प्रतिदिन का भोजन है। दुख के तम को खाकर, खा खाकर यानी दुख वाले अंधेरे को खा खाकर भरती प्रकाश से हुए मन, और प्रकाश से हुए मन को भर लेती है। तो कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें विभावना अलंकार है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। विभावना अलंकार क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। विभावना अलंकार में एक विशेष प्रकार की कल्पना करते हैं। इसमें बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। विशेष प्रकार की कल्पना, बिना कारण के ही कार्य हो जाए, विशेष प्रकार की कल्पना करेंगे, बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहां विभावना अलंकार होगा। तो ये जो पद्य दिया गया है, ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी। इस पद्य में तम को खाकर प्रकाश को भरने का वर्णन है। तम को खाकर, तम माने क्या होता है? अंधेरा। अंधेरे को खाकर प्रकाश को भरने का वर्णन है, यानी विरुद्ध कारण से कार्य जो है संपन्न हो रहा है। अब कहेंगे विरुद्ध कारण से कार्य संपन्न हो रहा है तो विरोधाभास भी हो सकता है, लेकिन नहीं। विरोधाभास में क्या होता है कि विरोध का आभास होता है, लेकिन विरोध नहीं हो रहा। विरोध का आभास, विरोध का केवल आभास होगा, विरोध नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, यानी जैसे जैसे कृष्ण के काले रंग में डूबते हैं वैसे वैसे उज्जवल हो जाती है। तो डूब रहे हैं काले रंग में और उज्जवल हुए जा रहे हैं। तो यहाँ विरोध का सीधा सीधा आभास दिख रहा है, लेकिन विरोध नहीं होता है, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभावना आप सही से समझ गए होंगे, विरोधाभास भी समझ गए होंगे। एक मैं आपकी छंद और रस अलंकार इनकी क्लास अवश्य लूंगी, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, कोई बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे आपको। और बच्चे काफ़ी लिख भी रहे हैं कमेंट में कि क्लास लीजिए इनकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरोत्तम में समास है, तो इसका पहले तो हम कोई भी चीज़ दी जाए उसको विच्छेद कर लेंगे, जो शब्द का विच्छेद। नरों में उत्तम, नरोत्तम, नर प्लस उत्तम, यानी कि नरों में उत्तम होंगे। तो द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास होगा आपका? तो द्वंद्व समास के लिए ये थोड़ी द्वंद्व, तो द्वंद्व समास के लिए दो शब्दों का होना बहुत जरूरी है, दो चीजों का होना जरूरी है। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है युद्ध, युद्ध होगा तो दो लोग होने चाहिए। तो द्वंद्व समास के लिए दो लोग होने चाहिए। जैसे माता पिता, तो दो वर्ड हों, अपना पराया, माता पिता, ऐसे विलोम शब्द जो भी होते हैं वो द्वंद्व में ही आते हैं। अपना पराया, तो ये द्वंद्व में होंगे। तत्पुरुष समास में आपकी जो विभक्ति थी, जितने भी कारक चिन्ह थे, कर्ता ने कर्म को करट से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पेपर, ये सब आएंगे इसमें तत्पुरुष समास में ये सारे चिन्ह। तो नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष होगा इसमें उत्तम। कौन सा तत्पुरुष होगा? अधिकरण तत्पुरुष। तो आपका ऑप्शन बी सही है। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें किसी की तुलना की जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे मुख चंद्रमुखी कह दें, चंद्रमुखी, इस तरह आ जाते हैं, वहां कर्मधारय समास होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, तत्पुरुष समास। नरोत्तम में समास है तत्पुरुष। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है समय के सदुपयोग की शिक्षा देना, रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो कहानी शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य है वो पूछा गया आपसे। वैसे तो लगभग सारे ही कहानी शिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं कि समय का सदुपयोग की शिक्षा देना, ये कहानी के माध्यम से दे सकते हैं। रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, जो इंटरेस्ट है बच्चा वो ले रहा है, रस की अनुभूति कर पा रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कल्पना शक्ति का विकास करना, इमेजिनेशन ये है, उसका विकास होता है। अगर आप किसी बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं तो जो मेन उद्देश्य है उसका वो कल्पना शक्ति का विकास ही है। विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल आप किसी कहानी से जोड़कर किसी विषय वस्तु का ज्ञान आप करा सकते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य है कहानी शिक्षण का, मेन जो उद्देश्य है वो आप याद रखेंगे, कल्पना शक्ति का विकास करना।
कहानी से बच्चे की जो कल्पना शक्ति है वो विकसित होती है, उसकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। चलिए अगला प्रश्न है, परिमल रचना के कवि हैं। जो परिमल रचना है उसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो आपकी ये रचनाएं भी काफी परीक्षा में आ रही हैं। तो आपके कौन से होंगे कवि? परिमल रचना के कवि कौन से होंगे? तो इसके रचना के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और रचनाएं भी लिख लीजिए जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। अर्चना, जो कि मेरा नाम है अर्चना। किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था मैम आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम अर्चना है और मैं बेसिक डिपार्टमेंट में टीचर हूँ। अड़िमा, अपरा, ये इनकी रचनाएं हैं। अर्चना, अड़िमा, अपरा, कुकुरमुत्ता। इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। राम की शक्ति पूजा, ये आपकी परीक्षा में आई हुई है। राम की शक्ति पूजा आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, वहां मिलेगी राम की शक्ति पूजा। तो अर्चना, अड़िमा, अपरा, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये कुछ मुख्य रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में बाद में लगे, अंत में लगे। शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में विशेषता ला दें या उसका अर्थ बदल दें, विशेषता ला दें, तो उन्हें प्रत्यय कहेंगे। उपसर्ग किसे कहेंगे? जो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़े उन्हें उपसर्ग कहेंगे। प्रति प्लस आए, ये दो शब्दों से मिला है यानी कि जो बाद में आए। तो इसमें ग्रहणीय, रमणीय ऐसे कुछ शब्द आए तो उनमें कौन सा प्रत्यय होगा? अब आपको लगेगा ई की आवाज आ रही है तो ई टिक कर दें। ल्यप या तव्यत, तव्यत प्रत्यय होता है। अनियर, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, अनियर प्रत्यय। ऐसे कुछ शब्द आ जाए उनमें अनियर प्रत्यय होगा। रमणीय, ग्रहणीय ऐसे शब्द आ जाए उनमें कौन सा प्रत्यय होगा? या पठनीय, पठनीय, तो इनमें अनियर प्रत्यय होगा। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ग्रहणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है। अन्य प्रत्यय से बनने वाले और शब्द ये हैं, रमणीय, पठनीय, गमनीय, ऐसे शब्द, इनमें अनियर प्रत्यय आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो रामचरितमानस कल ही मैंने आपको बताई थी, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की, सभी को पता होगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत, ये किसकी रचना है? जायसी की, जायसी इसके रचयिता है। जायसी कवि हैं सूफी काव्य धारा के। ये भी अवधी भाषा की है, अवधी भाषा की है। मधुमालती, ये मंझन ने लिखी है, मंझन इसके राइटर हैं। ये भी सूफी काव्य धारा के कवि हैं, ये भी अवधी भाषा में लिखी हुई है। जो आपकी कवितावली है इसके रचयिता भी तुलसीदास हैं। कौन है इसके रचयिता? तुलसीदास। ये नोट भी करते रहिए आप साथ के साथ, ये सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी परीक्षा में आ सकती हैं, तो आप याद भी करते रहिए, साथ के साथ लिखते भी रहिए, जिससे कभी भी आप रिवीजन करें तो आपके पास अच्छे नोट्स हों। तो ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है, कवितावली जो है वो ब्रज भाषा की है। इनकी भाषाएं भी आपसे पूछी जा रही हैं, तो कवितावली जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये तीनों अवधी भाषा की हैं। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है अवधी भाषा में, पद्मावत जायसी ने लिखी है अवधी भाषा में, मधुमालती मंझन ने लिखी है अवधी भाषा में, और कवितावली जो है आपकी तुलसीदास ने लिखी है ब्रज भाषा में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख है? तो ये आपको संविधान
में जिसमें राजभाषा के बारे में दिया गया है वो याद रखने हैं। मैंने आपको जो हिंदी साहित्य की एक क्लास बनाई है उसमें बताया है कि 343 से लेकर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित ये अनुच्छेद हैं। 343 से 351 तक ये सारे अनुच्छेद आप पढ़ के जाइए, पेपर से पहले पढ़ के जरूर जाएं। तो ये कौन से भाग में है संविधान के? तो ये भाग 17 में है, 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये किस में बताया है? अनुच्छेद 343 में। राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपके 346 अनुच्छेद में है। ये नोट भी करते रहिए, अनुच्छेद 346। ये अनुच्छेद 343 में है। उच्चतम न्यायालय की भाषा विषयक जो निर्देश है वो 348 में है। हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश है वो 351 में है। इस 351 जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हिंदी के विकास करेंगे। तो ये नोट करते रहिए आप बिल्कुल कि 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है, 346 में राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा का उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय की भाषा विषयक निर्देश 348 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 348। हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश है वो अनुच्छेद 351 में है, आर्टिकल 351 में है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश में संविधान के अनुच्छेद 351 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस गंगाधर किसकी कृति है? ये रस गंगाधर जो रचना है वो किसकी है? विश्वनाथ की है, ये पंडित राज जगन्नाथ की है, क्षेमेंद्र की है या आनंद वर्धन की है? तो जो पंडित राज जगन्नाथ है उनकी ये रचना है रस गंगाधर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये आपकी परीक्षा में आई हुई है पुराने पेपर में। तो पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। विश्वनाथ की जो फेमस रचना है वो साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण। ये नोट करते रहिए साथ के साथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। और क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी पर लिखी है, बृहत कथा मंजरी, कथा मंजरी पूरा नाम है बृहत कथा मंजरी। चलिए अगला है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा ये एक संस्था है जो हिंदी विकास के लिए काम करती थी या काम करती, हिंदी भाषा के विकास के लिए ये संस्थाएं बनाई गई थी। उनमें से एक है नागरी प्रचारणी सभा। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? 1857 में, 1893 में, 1910 में या 1921 में? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? ई, उ, ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? समृद्ध स्वर हैं, अर्ध समृद्ध हैं या विवृत हैं या अर्ध विवृत हैं? तो आप वर्णमाला की, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ये समृद्ध विवृत, तो वर्णमाला की जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास 2 क्लासें हैं बनाई है मैंने वर्णमाला पर। आपको वर्णमाला में कोई भी प्रश्न आपका अगर परीक्षा में आ जाए, इन 2 क्लास को अटेंड कर लीजिए, बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो समृद्ध विवृत ये मैंने आपको मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार बताए थे, समृद्ध विवृत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत। तो उसमें मैंने बताया था तो समृद्ध क्या होता है, विवृत या अर्ध समृद्ध या अर्ध विवृत किसे कहते हैं? तो समृद्ध मतलब क्लोज, जब मुंह बंद हो तो कौन से अक्षर थोड़े मतलब बिल्कुल मुंह लगभग बंद सा हो, कौन से अक्षर बोले जाते हैं? और जो विवृत का अर्थ होता है ओपन, यानी कि खुला हो। तो बिल्कुल खुला होगा तो हम जब पूरा मुंह खुल जाए तो विवृत, ओपन। और ये कैसे हो जाएंगे? अर्ध समृद्ध तो हाफ क्लोज, और अर्ध विवृत ये हाफ ओपन, यानी थोड़ा सा ओपन हो, थोड़ा सा खुले अर्ध विवृत में। तो समृद्ध में आपका ई, दोनों ई आएंगी, ऊ और ऊ आएगा आपका, क्योंकि क्लोज है मुंह। ई, ऊ लगभग बंद सा है, तो ये 4 अक्षर होंगे वो समृद्ध में होंगे। विवृत में आपका
बड़ा आ, दीर्घ आ होगा, बोलेंगे तो पूरा मुंह ओपन हो जाएगा, है ना। अर्ध संवृत में आपके ए और ओ आएंगे और बाकी बचे अर्ध विवृत में आएंगे। अर्ध विवृत में आ, ए, ओ ये आएंगे और ये आगत स्वर डॉक्टर वगैरह इन पे लगाते हैं आगत स्वर, ये भी अर्ध विवृत में आएगा। ये तो नोट कर लीजिए अगर भूल गए हो तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। किस प्रकार के स्वर हैं ये, तो समृद्ध स्वर, ऑप्शन ए समृद्ध। अगला प्रश्न है, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। कक्षा शिक्षण में जो हम प्रश्नोत्तर प्रणाली यूज करते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं जिसमें, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। हर क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, अगर प्रश्नों को पूछ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाया हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या लाभ होगा। छात्रों की प्रतिभागिता रहती है, समय का सदुपयोग होता है, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं, शिक्षण का श्रम बचता है। तो सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा। अगर मैं आपसे क्लास में प्रश्न पूछ रही हूँ तो आप क्या है कि हम भी पढ़ा रहे हैं और आप भी जागृत हैं, आंखें खुली हैं। अगर कोई थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो आप, हो भी सकता है कि आपका मन ना लगे, लेकिन प्रश्न पूछा जाए तो आप अध्ययन के प्रति कैसे रहेंगे, सचेत रहेंगे बिल्कुल। अगर क्लास में आप पढ़ाएं, कभी बच्चे को प्रश्न पूछते रहें तो हर बच्चा एकदम सतर्क होकर बैठेगा, कहीं हमसे प्रश्न ना पूछ लिया जाए, या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, हम कहीं ऐसा ना हो हम सुन ना पाए। तो वो उत्सुक रहता है आंसर देने के लिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। जिसे मोक्ष की कामना हो, अब जिसे मोक्ष की कामना हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है, तो मुमुक्षु, मुमूर्षा, मुमूर्षु और रिक्त। तो कौन सा आपका सही होगा, मुमुक्षु। जिसे मोक्ष की कामना न हो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुमुक्ष, जिसे मोक्ष की कामना हो या मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु, ठीक है। अयादि संधि किस शब्द में है, अनिवति, तन्मय, भावुक, प्रत्येक। अब संधि कौन सी संधि है, इससे जानने के लिए हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो पहले हम इसको करते हैं, अनविति, संधि विच्छेद करते हैं, अनविति, अनविति, अनुविति। ये होगा तन्मय का तत् प्लस मय होगा, तत् प्लस मय। भावुक का भो प्लस अक। प्रत्येक का प्रति प्लस अक, प्रति प्लस एक, सॉरी, प्रति प्लस एक। अनवित, अनु प्लस वित, तन्मय, तत् प्लस मय, भावुक, भो धन उक अक और प्रत्येक का प्रति प्लस एक। अब इसमें अनुवित ऊ आ रहा है, इसमें कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ, और इसमें ई इधर। तो ई ये कौन सी संधि में होता था कि ऊ बन जाता था, वा। क्या बन गया यहाँ पर, ऊ बन गया वा, और ई की मात्रा चढ़ी है इसलिए वी। तो कौन सी संधि में होता था, मैंने कल ही आपको बताया है। ई को या, ऊ को वा, री को रा, कौन सी संधि में होगा, तो आपका यड़ संधि में होगा। ये यड़ संधि। तत् प्लस में ये व्यंजन संधि है। और आपकी प्रति ई प्लस ए क्या बन गया, ये या बना, ई को या में चेंज हुआ और मात्रा है एक ही, तो ये चढ़ गया। तो ये भी कौन सी संधि है, यड़ संधि, यड़ संधि। अब बची आपकी भावुक। तो भो प्लस अक,
ये कौन सी संधि है? अयादि संधि है, अयादि संधि। और अयादि संधि की पहचान कैसे करेंगे? अगर ए हो तो अय में बदल जाता है, और इधर कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो अय, और अगर ए हो और इधर कोई स्वर हो तो आय में बदल जाता है। ओ हो और कोई स्वर हो यहाँ तो अब में बदल जाता है, और औ हो और कोई स्वर हो तो आव में बदल जाता है। तो अय आए अब आव ये आए, तो वहां पर संधि कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। तो आपका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, भावुक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचारी भावों की संख्या है, संचारी भावों की कितनी संख्या होगी? तो जब आप रस पढ़ेंगे तो उसमें संचारी भाव भी पढ़ेंगे। संचारी भाव किसे कहते हैं? मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहेंगे। मन में संचरण करने वाले, और इसे संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा है। किसने कहा है? भरत मुनि ने। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। अगर कभी आ जाए व्यभिचारी भाव की संख्या बताइए तो बिल्कुल आप चौंकेंगे नहीं, आपको बिल्कुल मालूम होगा व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। ये भरत मुनि ने कहा था। तो इनकी संख्या कितनी है? तो 30 है, 32 है, 33 है या 35 है? तो आपकी 33 होगी संचारी भाव की संख्या। ये रस के अंग में आ जाते हैं, रस के अंग। रस के जो 4 अंग हैं, रस के 4 अंग हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। स्थाई भाव, पहला अंग स्थाई भाव, दूसरा विभाव, फिर अनुभाव, और फिर संचारी भाव, संचारी भाव। तो स्थाई भाव है, इनकी संख्या कितनी है? जितने रस होंगे उतने स्थाई भाव होंगे, 9। स्थाई भाव की संख्या 9 है। विभाव आपके 2 हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन। विभाव की संख्या पूछ ली जाए तो कितना बताएंगे? 2। उद्दीपन। अनुभाव आपके 8 हैं, संचारी भाव 33। ये याद रखेंगे, ये चार्ट बना लेना। रस के 4 अंग हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थाई भाव 9 होते हैं, विभाव 2 होते हैं, अनुभाव 8 और संचारी भाव 33। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है, पद्य में नहीं? अब आपने वाचन पढ़े होंगे, कौन कौन से पठन हैं जो वाचन मतलब पठन? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या संवेद वाचन। ये गद्य में कौन से आएंगे? कहानी, कविताएं आएंगी पद्य में। कहानी, निबंध, रिपोर्ट, अर्ज, डायरी, ये सब गद्य में आते हैं। पद्य में जो गाकर, पद्य किसे कहते हैं? जो गाकर प्रयुक्त होते हैं, गाए जाए उन्हें पद्य कहेंगे। और जो गद्य, ये इनमें कहानी, कविता, कहानी, निबंध, डायरी, रिपोर्टार्ज, एकांकी, ये सब आएंगे, वो गद्य कहलाएंगे। कथाएं, गद्य की विधाएं होंगी ये सारी। और पद्य में कविता वगैरह आएंगी, छंद, ये सब आते हैं पद्य में। तो कौन सा वाचन है जो हम पद्य में नहीं करते हैं? आदर्श वाचन बिल्कुल करते हैं, कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाए उसको आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन, अध्यापक बोल रहा है उसके पीछे बच्चे बोल रहे हैं, उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। संवेद वाचन इसे कहेंगे सामूहिक मिलकर। तो पद्य में सामूहिक वाचन होता है, क्लास में बच्चे बैठ के एक साथ कोई भी कविता को गा रहे हो। कौन सा वाचन नहीं होता? मौन वाचन। इसमें चुप होकर पद्य नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मौन वाचन। आदर्श वाचन होगा पद्य में, अनुकरण वाचन भी होगा, संवेद वाचन भी होगा, और मौन वाचन नहीं होगा आपका। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौन वाचन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान हिंदी का सही विकास क्रम बताइए। तो अब तो आप सही विकास क्रम बता लेंगे, क्योंकि क्लास मैंने एक ली है आपकी हिंदी साहित्य पर, उसमें बिल्कुल क्रम मैंने बताया हुआ है आपको कि कैसे संस्कृत से हिंदी बनी। पहले तो संस्कृत आई, संस्कृत से फिर पाली में बदला इसका रूप, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से बनी अपभ्रंश। इस तरह क्रम बताया था। अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, अवहट्ट ना दिया जाए तो सीधे हिंदी भी हो जाएगा। अवहट्ट, अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी बनी हुई है, हिंदी।
तो कौन सा आपका क्रम सही होगा? पाली मिल गया, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। ये नहीं होगा, प्राकृत पहले रख दी, अपभ्रंश पाली, प्राकृत हिंदी, पाली अपभ्रंश प्राकृत हिंदी, ये कोई सही नहीं है। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए, पहले संस्कृत, फिर इसका रूप बदला पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश में आई, अपभ्रंश जिसे बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं, टूटा फूटा या बिगड़ा, फिर अवहट्ट में बदली, फिर हिंदी, यहाँ से हिंदी की शुरुआत हुई। ठीक है, ये याद रखेंगे क्रम को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रम है, ये याद रखेंगे। पाली किसकी भाषा थी? बौद्ध धर्म की। प्राकृत, ये मैंने बताया था आपको, जैन धर्म की, महावीर स्वामी के जितने भी जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत में दिए हैं महावीर स्वामी ने, फिर अपभ्रंश से फिर अवहट्ट हिंदी। इस तरह आपको क्रम याद रखना होगा इसका। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन वर्ग दंत है? तो मैंने आपको क्लास में बताया होगा, अगर आपने उच्चारण की क्लास, वर्णमाला की क्लास ली होगी तो बिल्कुल आप टिक कर देंगे एकदम देख के ही कि कौन सा व्यंजन वर्ग दंत है। तो का वर्ग कौन सा है? का वर्ग कंठ से बोला जाता है। ता वर्ग आपका दंत से, दंत कह लेंगे इसको, कंठ या दंत। टा वर्ग जो मूर्धा से, चा वर्ग आपका तालु से बोला जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? दंत वर्ग कौन किसे कहेंगे? ता, था, दा, धा। हमारी जो जीभ है वो स्पर्श कर रही है दांतों को, तो दंत वर्ग कहलाएंगे ये ता, था, दा, धा। ये वाले, इसको और भी क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन में आएंगे ये, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये उच्चारण स्थान याद रखेंगे, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आ रहा है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की सी दिखाई मत देना, प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्तियां या किसी भी नाटक की पंक्तियां ले ली जा रही हैं और आपसे प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की सी दिखाई मत देना, ये कविता है। ये कविता किसकी है? ये पंक्तियां किसकी हैं? मंगेश डबराल की, ऋतुराज, निराला या नागार्जुन की? तो ये पंक्तियां हैं ऋतुराज की। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की सी दिखाई मत देना, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां ऋतुराज की हैं। और ये हमारी परीक्षा आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।